chapter number 5 and give a heading: creating jobs and growth by specializing to exports in network products. Creating jobs and growth by specializing to exports in network products. Network products, highlight this word, network products. ये इकोनॉमिक सर्वे आर्ग्यू कर रहा है कि नेटवर्क प्रोडक्ट्स को यूज करके हम एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और उससे जॉब्स भी क्रिएट होंगे एंड उससे ग्रोथ भी होगी. सो हाउ इट विल वर्क आउट. सो बेसिकली जब भी हमारे यहाँ पे कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, वी ऑलवेज लुक इन द डायरेक्शन ऑफ आवर नेबर. ठीक है. हाँ, अब कई बार पॉलिटिक्स की वजह से नॉर्मली वी लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान, बट अगर इकोनॉमी को आपको डेवलप करना है तो ये पाकिस्तान की तरफ देख के आपको कुछ हासिल नहीं होगा. वी हैव टू लुक टुवर्ड्स चाइना, व्हाट चाइना हैज डन. ठीक है. अगर आज से 30-40 साल पहले का सिनारियो देखें तो इंडिया और चाइना में ज्यादा फर्क नहीं था. चाइना ने बेसिकली जो ग्रोथ हासिल की है दैट इज पोस्ट 1975 और 1980. सो उनका स्ट्रेटजी क्या रहा है? उनकी स्ट्रेटजी रही है कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जाए, बिकॉज चाइना इज एंड वाज द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और इसकी वजह से दे हैव फोकस्ड ऑन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज मोर. आप सबको अंदाजा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हम करते हैं, जब हम इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं, so those industries can either be labor intensive industries or they can be capital intensive industries. अगर वो industries capital intensive industries हैं तो they'll require more investment and less labor. अगर वो industries labor intensive हैं तो they'll require more of labor and less of capital. ठीक है ना. तो labor intensive industries क्यों जरूरी है? चाइना के लिए भी जरूरी थी उसके ग्रोथ में, और इंडिया के लिए भी जरूरी है उसकी ग्रोथ में. We all know because India में population बहुत ज्यादा है and we need to employ such a large number of people. ठीक है. तो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे फोकस करके हमें वो हासिल नहीं होगा जो लेबर इंटेंसिव पे फोकस करके होगा. ठीक है. दैट इज व्हाई दिस इकोनॉमिक सर्वे इज फोकसिंग ऑन असेंबल इन इंडिया प्लस मेक इन इंडिया. लिसन केयरफुली, और आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो भी कर सकते हैं. द फोकस ऑफ दिस चैप्टर और दिस इकोनॉमिक सर्वे इज ऑन असेंबल इन इंडिया along with make in India, and that will boost export and create jobs. ठीक है. So by 2025 we are planning to create 4 crore jobs, and by 2030 we are planning to create 8 crore jobs. ठीक है ना. And one more thing, before moving forward with this chapter, थोड़ा सा वो जो लास्ट चैप्टर जो किया था ना उसके नीचे 4-5 लाइन का स्पेस छोड़ देना, बिकॉज वहां पे हमें वे फॉरवर्ड लिखना बाकी है. तो वो वे फॉरवर्ड मैं आपको इस सेशन के एंड में बताऊंगा. ठीक है, कि क्या हो सकता है. एंड दैट वे फॉरवर्ड इज रिगार्डिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन. ठीक है ना. अगर आपको याद है कि लास्ट चैप्टर जो डिस्कस किया था हमने, इट वॉज अबाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी. तो उसका वे फॉरवर्ड जो है वो हम बाद में लिखेंगे. ठीक है ना, इस सेशन के एंड में. रिमेंबर टू रिमाइंड मी. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. सो यहां पे चाइना का एग्जांपल दिया हुआ है कि इन जस्ट 5 ईयर टाइम स्पैन, दैट इज फ्रॉम 2001 टू 2006, लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स को यूज करके चाइना ने 7 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए. कितने? 7 करोड़. और वो ऐसे जॉब्स थे जो प्राइमरी एजुकेशन वाले लोगों के लिए किए गए. हाँ निखिल, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. गवर्नमेंट इंटरवेंशन कौन सा अच्छा है बुरा है ये हम इस सेशन के एंड में बात करेंगे. ठीक है, मुझे आपको लिखवाना है कुछ पॉइंट्स. तो उसी के लिए मैंने बोला है कि आप वो जो लास्ट चैप्टर जहां पे खत्म हुआ है उसके बाद में 4-5 लाइन छोड़ दीजिए. और अगर आपने
ऑलरेडी नए चैप्टर का के बारे में लिखना शुरू कर दिया है या नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, तो एक बॉक्स बना के जगह छोड़ दीजिए, हम लोग लास्ट चैप्टर का कंक्लूजन लिखेंगे कि व्हाट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज गुड, बट एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि इंडिया और चाइना कैसे उन दोनों ने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसी की है पिछले कुछ सालों में। तो हम चाइना की बात करें कि अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना ने सिर्फ 5 साल के अंदर 7 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं, एंड दैट इज आल्सो फॉर दोज हु ओनली पोजेसेस प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है ना, और डोंट फॉरगेट इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन है। ठीक है, तो अगर हम लोग सिर्फ स्किल्ड जॉब्स क्रिएट करेंगे, स्किल्ड जॉब्स कहां पे होते हैं? कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में मेनली। ठीक है, तो अगर हम लोग सिर्फ स्किल्ड जॉब्स क्रिएट करेंगे तो हम सबको जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू प्रोवाइड और वी हैव टू क्रिएट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ठीक है, जब चाइना 5 साल में सिर्फ जो कोई भी आप में से अपनी स्क्रीन के ऊपर ड्राइंग कर रहा है या लाइंस ड्रॉ कर रहा है रेड कलर की, ब्लू कलर की, ठीक है, वो मत कीजिए, इट इज कॉजिंग डिस्ट्रैक्शन फॉर एवरीवन। ठीक है ना, बिकॉज आई थिंक मुझे दिख रही है तो सबको दिख रही होगी, सो डोंट डू दैट। ओके ओके, सो अगर चाइना कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के एक्सपोर्ट को बूस्ट करके। ठीक है ना, अब उसके लिए दिस इज द राइट टाइम। एक्चुअली हम लोग पिछले 4-5 साल से कह रहे हैं कि दिस इज द राइट टाइम, बट मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी राइट टाइम तो है। वो राइट टाइम क्यों है? राइट टाइम इसलिए है बिकॉज ग्लोबल वैल्यू चेंज जो होती है ना, उसमें कुछ एडजस्टमेंट हो रहे हैं, कुछ हलचल हो रही है। ग्लोबल वैल्यू चेन क्या होती है? सबसे पहले ये समझिए, क्योंकि ये वर्ड जो है या ये फ्रेज आगे आगे भी आएगा। ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब है कि इमेजिन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है सच एज आईफोन। ठीक है, अब आईफोन का आइडिया और आईफोन की टेक्नोलॉजी सब कुछ यूएस में बनती है। ठीक है ना, और उसके शायद बेसिक कंपोनेंट्स भी यूएस में बनते हैं। वो बेसिक कंपोनेंट्स और वो आइडिया और वो नो हाउ और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट की जाती है टू चाइना। चाइना में वो सारी चीजें असेंबल होती हैं और चाइना में बन के फिर अलग अलग जगह पे एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो यहां पे ग्लोबल वैल्यू चेन में देखें आप तो यूएस भी है, चाइना भी है, और शायद उसको हेल्प करने के लिए एक आध कंट्री और भी होगा बीच में। ठीक है, सो जब हम एक प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है एक मोबाइल फोन बन के, तो उसके पीछे सिर्फ एक कंट्री नहीं है, उसके पीछे मल्टीपल कंट्रीज है, एंड दैट इज व्हाट ग्लोबल वैल्यू चेन इज ऑल अबाउट, कि जहां पे मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इन द प्रोसेस। ठीक है, एंड व्हाट इज दैट प्रोसेस? द मोमेंट द आइडिया इज कंसीव्ड टिल द प्रोडक्ट रीचेज टू अ कंज्यूमर्स हैंड, इन दोनों इवेंट के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो प्रोसेसेस होते हैं, इट इन्वॉल्व मल्टीपल कंट्रीज, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक है, इमेजिन करिए, मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब आप ये मानते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज में पेट्रोल एंड डीजल की डिमांड है। ठीक है, अब गल्फ से पेट्रोल निकलता है, क्रूड ऑयल, और वो क्रूड ऑयल आता है इंडियन कोस्ट पे जामनगर में। ठीक है, जामनगर में वो रिफाइन किया जाता है और पेट्रोल और डीजल अलग अलग किया जाता है, एंड वो फिर एक्सपोर्ट किया जाता है टू अफ्रीकन कंट्रीज, और शायद अफ्रीकन कंट्रीज से फिर आगे कहीं पे एक्सपोर्ट किया जाता होगा। सो दैट इज द वैल्यू चेन, ग्लोबल वैल्यू चेन। समझ रहे हैं आप? एक प्रोडक्ट ओरिजिनेट कहीं से होता है, उसका एक प्रोसेस कहीं और होता है, सेकेंड प्रोसेस कहीं और होता है, और वो सेल कहीं और किया जाता है। दैट इज व्हाट ग्लोबल वैल्यू चेन इज ऑल अबाउट। ठीक है, इसकी रिलेवेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे। अब हम बात ये कर रहे थे कि पिछले कुछ सालों में चाइना की इमेज इन द वर्ल्ड हैज गॉन टू द साउथ। इसका मतलब ये है कि चाइना की इमेज कुछ खास अच्छी रही नहीं है। ठीक है, पिछले कुछ सालों में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि चाइना, व्हाई डिफरेंट कंट्रीज preferred China to establish their industries there, mainly because of low cost labor in China. ठीक है, बट लो
कॉस्ट लेबर के साथ एक चीज है कि कोई भी कंट्री परमानेंटली लो कॉस्ट लेबर जोन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। बिकॉज इमेजिन करिए कि इंडिया इंडिया लो कॉस्ट लेबर को यूज करके एज अ टेम्पटेशन वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इंडिया में अट्रैक्ट कर लेती है और बहुत सारी कंपनीज आके इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप कर भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन से होगा क्या? लेबर विल स्टार्ट गेटिंग देयर इनकम, देयर अर्निंग, ठीक है, एंड इट विल मोटिवेट देम टू गो फॉर अ हायर गोल। एंड दैट मीन्स कि हायर गोल यहां पे क्या है? अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो पहले वो लोग कम सैलरी पे काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, बट द एज द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्रेसेस, एज द टाइम पासेस, वो लोग कम सैलरी में काम नहीं करेंगे एंड दे विल डिमांड हाई वेजेस, ठीक है। और यही होता है हर कंट्री में। तो चाइना ने क्या किया है कि चाइना के साथ क्या हुआ है कि चाइना ने 20-30 साल तक लो कॉस्ट फेज एंजॉय किया, बट पिछले 6-7 साल से ऐसा रियलाइज हो रहा है वर्ल्ड ओवर कि चाइना हैज बाईपास दैट जोन। मतलब अब चाइना लो कॉस्ट इकोनॉमी नहीं रहा है, वहां पे वेज कॉस्ट इंक्रीज हो रही है डे बाय डे, ठीक है। एंड एज क्लाइमेट चेंज इज बिकमिंग अ रियलिटी, तो एनवायरमेंटल कॉस्ट भी जो है वहां पे इंक्रीज हो रही है, तो वहां पे गवर्नमेंट पॉलिसीज उस तरीके से चेंज की जा रही है कि अब जो लो कॉस्ट ऑपरेशंस इंडस्ट्रीज वहां पे कर सकती थी आने वाले टाइम में नहीं कर पाएगी। सो दे आर लुकिंग फॉर अदर कंट्रीज कि जहां पे और ऑल्टरनेटिव लोकेशंस कि जहां पे वो अपने ऑपरेशन सेटअप कर सके। दोस कंट्रीज मेनली एग्जिस्ट इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। वेदर यू कॉल बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज जो है अब एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन के उभर के आ रही है फॉर दोज कंपनीज और दोज इंडस्ट्रीज हु वांट्स टू रीलोकेट देयर इंडस्ट्रीज फ्रॉम चाइना, ठीक है। और अभी ये जो कोरोना का क्राइसिस हुआ है और इसकी एंड हाउ चाइना हैज हैंडल्ड दिस क्राइसिस, उसके बाद तो इट बिकम्स मोर देन सर्टेन कि आने वाले टाइम में जो इंडस्ट्रीज चाइना में सेटअप की गई थी बाय फॉरेन मल्टीनेशनल्स, दे विल ऑब्वियसली लुक फॉर अदर ऑल्टरनेटिव लोकेशंस और उसका फायदा इंडिया को उठाना चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट एवरीवन इज सेइंग एंड दैट इज व्हाट इकोनॉमिक सर्वे इज सेइंग, ठीक है। ओके, उसके उस आगे बढ़ने से पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स यहां पे दिए हुए हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से मेरा मतलब है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। जब भी मैं बोलता हूं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आई विल से आइदर प्रीलिम्स और मेंस एंड यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। ओके, पॉइंट फॉर्मेट में लिखिए पहली स्टैटिस्टिक्स क्या इंपॉर्टेंट है। पोस्ट 1991 इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, post 1991 India's exports of goods has increased from 0.6% in 1991 0.6% in 1991 to 1.7% in 2018. क्या लिखा हमने? पोस्ट 1991 इंडिया शेयर इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैज इंक्रीज्ड from 0.6% in 1991 to 1.7% in 2018. इसका मतलब क्या है कि इंडिया की हिस्सेदारी इन द वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स एट द टाइम ऑफ 1991 इट वाज जस्ट 0.6%। मतलब अगर वर्ल्ड ओवर 100 रुपए का एक्सपोर्ट होता है तो उसमें से सिर्फ 0.6 रुपीज का एक्सपोर्ट इंडिया से होता था, और अब कितना होता है? 1.7 रुपीज का। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है बिकॉज चाइना का हिस्सा 12.8% है। चाइना शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट इज 12.8%।
ठीक है, सो वन थिंग ये इंपॉर्टेंट है. सेकेंड पॉइंट, import of goods, import of goods has grown post 1991 at a faster rate than exports. Import of goods क्या लिखा हमने? Import of goods have grown at a faster rate post 1991 than export of goods. Import of goods have grown at a faster rate post 1991 than export of goods, resulting into increasing trade deficit, resulting into increasing trade deficit, increasing trade deficit. सीधा आसान भाषा में मतलब क्या है कि 1991 के बाद हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं, 1991 के बाद हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़े हैं, बट 1991 के बाद इंपोर्ट्स हैव ग्रोन एट अ फास्टर रेट देन आवर एक्सपोर्ट्स इन केस ऑफ गुड्स, एंड दैट हैज लेड टू आवर ट्रेड डेफिसिट. ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? अ गैप बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दैट इज ट्रेड डेफिसिट. ट्रेड डेफिसिट का मतलब है डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स. ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. इन केस ऑफ सर्विसेज, इन केस ऑफ सर्विसेज India's share in world export, India's share in world export is 3.4%. India's share in world export is 3.4%. Comma, and in services case, in services apostrophe s, services case, export has grew at a faster rate than imports. Export has grew at a faster rate than imports. Export has grew at a faster rate than imports. ओके, सो व्हाट वी आर सीइंग हियर इज कि गुड्स के केस में एक्सपोर्ट भी बढ़े हैं, इंपोर्ट भी बढ़े हैं. सर्विसेज के केस में भी एक्सपोर्ट बढ़े हैं, इंपोर्ट बढ़े हैं. गुड्स के केस में इंपोर्ट हैज ग्रोन एट अ हायर रेट देन एक्सपोर्ट. सर्विसेज के केस में एक्सपोर्ट हैज ग्रोन एट अ हायर रेट देन इंपोर्ट. ठीक है, तो सर्विसेज के केस में हमने अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू गुड्स केस, एंड जो सर्विसेज के केस में हमने अच्छा परफॉर्म किया है, दैट इज द रीजन बिहाइंड कुशनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट. कुशनिंग का मतलब क्या होता है? कुशनिंग का मतलब होता है करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी इंडिया की. उसके पीछे रीजन क्या है? कि सर्विसेज के केस में हमने अच्छा परफॉर्म किया है. अब करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, एट दिस जंक्चर. एक्चुअली करंट अकाउंट डेफिसिट में और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, बट वो आप अपने रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में देखेंगे. अभी के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज माइनस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दैट इज व्हाट करंट अकाउंट डेफिसिट इज ऑल अबाउट.
अब यहां पे इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुल मिला के 5-6 चीजें देखेंगे, और वो क्या है? सबसे पहली चीज विल स्टडी कि कौन से पॉलिसी इंटरवेंशंस चाहिए फॉर फास्टर एक्सपोर्ट ग्रोथ। दूसरी चीज हम स्टडी करेंगे कि स्पेशलाइजेशन के थ्रू एक्सपोर्ट ग्रोथ किया जाना चाहिए या डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट कि स्पेशलाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन अराइजेस कि क्या हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिंकेजेस पे फोकस करना चाहिए या वी शुड बी फोकस ऑन बिकमिंग पार्ट ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन। इसका मतलब क्या है कि क्या हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बहुत डेवलप करने पे फोकस करना चाहिए जिससे एक्सपोर्ट बढ़े, या फिर हमें ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन जाना चाहिए। ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा क्या कहां बने हम लोग? जैसे जामनगर में जो रिफाइनरी सेटअप की, दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल इंडिया बिकमिंग पार्ट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन इन केस ऑफ ऑयल। ठीक है ना? तो क्या हमें वो करना चाहिए या हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अलग तरीके से डेवलप करनी चाहिए? उसके बाद में क्वेश्चन राइज होता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज पोटेंशियल होल्ड करती है फॉर एक्सपोर्ट ग्रोथ एज वेल एज फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। कौन सी इंडस्ट्रीज पोटेंशियल होल्ड करती है, उसके बारे में ये जो पिछले 2 साल के इकोनॉमिक सर्वेस थे उसमें भी इन लोगों ने विस्तार से चर्चा की है, और यहां पे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है। विल लुक ऑन इट। एंड लास्ट चीज जो एनालाइज करने की जरूरत है, दैट इज कि आर ट्रेड एग्रीमेंट्स बेनिफिशियल टू अस। ठीक है, क्या ट्रेड एग्रीमेंट्स बेनिफिशियल है इंडिया के लिए, उसका हम एक ब्रीफ जायजा लेंगे। ठीक है ना? ओके, सो एज फार एज पॉलिसी इंटरवेंशन इज कंसर्न, इंडिया को क्या करना चाहिए? दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज आर्ग्यूइंग स्ट्रांगली कि हमें फोकस करना चाहिए नेटवर्क प्रोडक्ट्स पे। किस पे? नेटवर्क प्रोडक्ट्स। एंड व्हाट आर दोज नेटवर्क प्रोडक्ट्स? इन नेटवर्क प्रोडक्ट्स का मतलब यह है कि ग्लोबल वैल्यू चेन का जो हिस्सा है, जो प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स पे हमें फोकस करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो ऑयल का मैंने एग्जांपल दिया वो है। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको आईफोन का दिया था। ठीक है ना, कि टेक्नोलॉजी कहीं और बन रही है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ कहीं और है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन कहीं और है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग वगैरह कहां होती है? चाइना में। इमेजिन करिए कि उसका फाइनल टच दिया जाता है वियतनाम में, एंड बाद में कस्टमर्स को वो आईफोन डिलीवर किया जाता है। ठीक है, सो मल्टीपल कंट्रीज आर पार्ट ऑफ अ ग्लोबल वैल्यू चेन, और यहां पे आईफोन का जो एग्जांपल है, आईफोन इज अ नेटवर्क प्रोडक्ट। नेटवर्क प्रोडक्ट का मतलब यहां पे वो क्लासिकल सेंस में नहीं है कि भाई इट कैन कनेक्ट टू अ नेटवर्क, दैट इज माय नेटवर्क प्रोडक्ट। नो, प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर नेटवर्क प्रोडक्ट्स। सो नेटवर्क प्रोडक्ट का मतलब है कि, लिख लीजिए। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा और आप कॉम्प्रहेंड भी कर पाएंगे। आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, और किसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं? नेटवर्क प्रोडक्ट्स की। ठीक है ना? लिखिए क्या होता है नेटवर्क प्रोडक्ट्स। They are products where production processes are fragmented across different countries. Production processes are fragmented across different countries. And they are controlled by multinational corporations or MNCs in short. क्या लिखा हमने? They are products where production processes are fragmented across different countries and controlled by multinational corporations. ठीक है, अगर 10 प्रोसेसेस लगते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंप्लीट होने में, तो सारे प्रोसेसेस अलग अलग कंट्रीज में परफॉर्म किए जाएंगे। इमेजिन करिए कि प्रोसेस वन परफॉर्म किया जाता है वियतनाम में, प्रोसेस 2 परफॉर्म किया जाना है चाइना में।
तो वियतनाम से वो कमोडिटी एक्सपोर्ट की जाएगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस 1 टू चाइना। चाइना वहां पे प्रोसेस 2 करेगा, चाइना फिर वो प्रोसेस 2 कंप्लीट करके प्रोसेस 3 के लिए किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट करेगा। इमेजिन दैट कंट्री टू बी इंडिया। तो प्रोसेस 3 इंडिया में कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है ना, और फिर इंडिया 3 कंप्लीट करके कहीं और एक्सपोर्ट करेगा जहां पे प्रोसेस 4 कंडक्ट किया जाना है। सो व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि नेटवर्क प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है। नेटवर्क प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं कि जिनके प्रोडक्शन प्रोसेसेस डिवाइडेड हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, दे आर फ्रेगमेंटेड ग्लोबली, ठीक है ना। और इसको हम ठीक से कर पाएंगे तभी जब हम मेक इन इंडिया को कंबाइन करेंगे असेंबल इन इंडिया के साथ, ठीक है। इंटीग्रेशन, उसको हम इंटीग्रेशन कह रहे हैं कि भाई मेक इन इंडिया को हम इंटीग्रेट करेंगे असेंबल इन इंडिया। बिकॉज अगर हम नेटवर्क प्रोडक्ट्स की बात करें तो जनरली असेंबलिंग होती है नेटवर्क प्रोडक्ट्स में। कुछ लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सी अगर मैं एक दो क्वेश्चन आंसर करूंगा तो फिर सबका आंसर करना पड़ेगा एंड इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। सो आई विल रिक्वेस्ट यू होल्ड योर क्वेश्चंस। मैं एक बार अपना डिस्कशन कंप्लीट कर लेता हूं, बाद में आपके क्वेश्चंस जरूर लूंगा, ठीक है ना। सो कहीं नहीं जा रहे हम लोग, सो वेट फॉर द राइट टाइम, ठीक है। सो नेटवर्क प्रोडक्ट्स को करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? असेंबल इन इंडिया अलोंग विथ मेक इन इंडिया। Next segment of this chapter talks about India's export performance vis-a-vis China। मतलब इंडिया और चाइना में कहां डिफरेंस लाई करता है, ठीक है, वेयर वी स्टैंड एंड वेयर चाइना स्टैंड। तो उसके लिए हमें स्पेशलाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन का पॉइंट समझना जरूरी है, ठीक है ना। मैंने आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट बताया था ना कि एक्सपोर्ट्स को इंप्रूव करने के लिए वी हैव टू आंसर 5-6 क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको आइडिया आ गया है 5-6 क्वेश्चन क्या है। और इसके अंदर वो सेकंड क्वेश्चन जो था दैट वाज रिगार्डिंग स्पेशलाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन। अब वो टाइम आ गया है जब मैं आपको बताऊं कि स्पेशलाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। हाँ, अब सी एक्सपोर्ट अगर आपको इंक्रीज करना है अपनी कंट्री के अंदर, सो यू कैन गो थ्रू द रूट ऑफ स्पेशलाइजेशन और यू कैन टेक द रूट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट इज द रूट ऑफ स्पेशलाइजेशन? स्पेशलाइजेशन रूट का मतलब ये होता है कि आप उस इंडस्ट्री में स्पेशलाइज कर रहे हैं, आपकी कंट्री, जो और कोई ऑफर नहीं कर सकता है, ओनली यू कैन ऑफर दैट इज स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, चाइना इज स्पेशलाइजिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो वो चाइना का स्पेशलाइजेशन है कि वहां पे और कोई उसको कॉम्पीट नहीं कर सकता है। स्पेशलाइजेशन का एक खासियत क्या होता है कि स्पेशलाइजेशन में द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यू एक्सपोर्ट, ठीक है, द डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट यू एक्सपोर्ट, दैट इज लिमिटेड, द बास्केट इज लिमिटेड बट द वैल्यू इज हाई। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पे चाइना जो है वो फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट कर रहा है ज्यादा और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है ज्यादा, तो दो चीजों में उनका स्पेशलाइजेशन है। बाकी चीजें वो कम कम एक्सपोर्ट करता है, दो चीजें मेनली एक्सपोर्ट करता है, और वहां पे जो पॉलिसीज और जो इंडस्ट्री सेटअप की गई है वो उसी तरीके से सेटअप की गई है। तो चाइना हैज फोकस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। इंडिया ऑन द अदर हैंड is focusing more on diversification. Actually चाइना ने भी स्पेशलाइजेशन डाइवर्सिफिकेशन दोनों में फोकस किया है। as far as diversification is concerned, इंडिया एंड चाइना स्टैंड जैसे एट अ कॉमन ग्राउंड। इंडिया में भी उतना ही डाइवर्सिफिकेशन है जितना चाइना में है, लेकिन चाइना में स्पेशलाइजेशन ज्यादा है, इंडिया में स्पेशलाइजेशन कम है, ठीक है। उसके ऊपर आता हूं मैं, लेकिन पहले डाइवर्सिफिकेशन समझ लेते हैं। स्पेशलाइजेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पे यू एक्सपोर्ट अ लेसर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बट जो भी आप एक्सपोर्ट करते हैं उसमें आपकी मास्टरी है, नो वन कैन कॉम्पीट यू, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए चाइना के अंदर फार्मास्यूटिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मास्टरी है, स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? क्या यू स्पेशलाइज इन नो प्रोडक्ट, व्हाट यू एक्चुअली डू इज
आप अपने इकोनॉमी के अंदर पॉलिसी, एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का बनाते हैं कि पीपल और एक्सपोर्टर्स आर एक्सपोर्टिंग वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, बट सबकी वैल्यू कम होती है, बिकॉज व्हेन यू डू मल्टीपल थिंग्स, आप कोई भी एक चीज ठीक से नहीं कर पाते हैं या स्पेशलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। सो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब वो ये होता है कि व्हेन यू एक्सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ और वाइड गैमट ऑफ प्रोडक्ट्स, आपका जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो बहुत बड़ा है एज फार एज वेराइटी इज कंसर्न, बट एज फार एज क्वांटम इज कंसर्न ऑफ अ पर्टिकुलर वेराइटी वो बहुत कम है। समझ में आ रहा है? लेट अस से यू एक्सपोर्ट मिलियंस ऑफ आइटम, लेकिन हर आइटम में आप 100 किलो 500 किलो एक्सपोर्ट करते हैं, नॉट मोर देन दैट। चाइना जो है वो सिर्फ 100 आइटम एक्सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना हर एक आइटम में मिलियंस ऑफ केजीज एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेशलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि चाइना में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, चाइना में स्पेशलाइजेशन भी है, चाइना में डाइवर्सिफिकेशन भी है, इंडिया में भी कुछ कुछ केसेस में स्पेशलाइजेशन है, डाइवर्सिफिकेशन भी है, ठीक है। एज फार एज डाइवर्सिफिकेशन इज कंसर्न, इंडिया एंड चाइना स्टैंड एट अ कॉमन ग्राउंड, उन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। ज्यादा फर्क जो आ जाता है ना वो स्पेशलाइजेशन में है। एज फार एज स्पेशलाइजेशन इज कंसर्न, चाइना फेयर्स मच मच बेटर देन इंडिया, एंड यही आपको नोट डाउन करना है एज अ पॉइंट, ठीक है। इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं जहां पे आप चाहें वहां पे, ठीक है। लिखो पॉइंट फॉर्म में। एज फार एज डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट इज कंसर्न, as far as diversification effect is concerned, India and China holds similar position in world market. India and China holds similar position in world market. Full stop. The problem lies in specialization. The problem lies in specialization, where China performs much better than India. Where China performs much better than India. चाइना परफॉर्म्स मच बेटर देन इंडिया। ओके, सो हम ये कहना चाहते हैं कि एज फार एज डाइवर्सिफिकेशन कंसर्न्ड, चाइना इंडिया दोनों सेम पोजीशन पे। एक्चुअली एग्जैक्ट सेम तो नहीं कह सकते, चाइना डाइवर्सिफिकेशन में भी इंडिया से आगे है, बट फिर भी बहुत मार्जिन जो है, गैप वो बहुत कम है। लेकिन स्पेशलाइजेशन के मामले में हमारा और चाइना का कोई मुकाबला नहीं। वी आर एट अ मच मच वर्स पोजीशन, ठीक है। चाइना इज मच अहेड ऑफ अस एज फार एज स्पेशलाइजेशन इज कंसर्न। आई होप आई एम क्लियर एज फार एज स्पेशलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन इज कंसर्न। अगर कोई डाउट है तो वो हम बाद में एड्रेस करेंगे। नाउ इंडिया के अंदर लेबर बहुत ज्यादा है, आई होप वी एग्री ऑन दैट ग्राउंड। तो इंडिया के अंदर लेबर बहुत ज्यादा है, तो व्हाट शुड बी मोर लाइकली? वी शुड have or we should export more of labor intensive goods or capital intensive goods, ठीक है। मतलब अगर इंडिया में लेबर्स की भरमार है तो व्हाट इज मोर लाइकली, हमें ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव गुड्स एक्सपोर्ट करने चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब यह है कि जहां पे स्किल ज्यादा रिक्वायर्ड हो, जहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिक्वायर्ड हो, और लेबर इंटेंसिव का मतलब यह है कि जहां पे लेबर का यूज ज्यादा हुआ हो। सो व्हाट शुड बी डन? ज्यादा लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट करना चाहिए कि ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट करना चाहिए? मोर लाइकली हैज टू बी लेबर इंटेंसिव, बिकॉज इंडिया में लेबर बहुत ज्यादा है, बट हमें उल्टा होता हुआ दिख रहा है। एज फार एज लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न, इंडिया शेयर इज डिक्लाइनिंग,
And as far as capital intensive exports are concerned, we are fastly growing. ठीक है, पॉइंट फॉर्मेट में अगेन लिख लो, ये पॉइंट प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है. As far as लिखना क्या है, as far as share of, as far as share of unskilled labor intensive industries as far as share of unskilled labor intensive industries in India's merchandise export is concerned, in India's merchandise export is concerned, comma, it is declining. And the commodities associated with capital intensive industries are increasing. Commodities associated with capital intensive industries are increasing in India's export basket. Are increasing in India's export basket. So कहने का मतलब ये है कि अगर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की बात करें कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के थ्रू जो गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, अगर उनके एक्सपोर्ट को देखें कंपेयर टू आवर टोटल एक्सपोर्ट, द शेयर इज डिक्लाइनिंग एंड कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज शेयर इज इंक्रीजिंग. सीधा मतलब यह है कि वी आर एक्सपोर्टिंग डे बाय डे a higher percentage of capital intensive goods and a lower percentage of labor intensive goods. I hope I am clear. Now look at this graph. About India and about China. सी अगर हम लोग इंडिया के एक्सपोर्ट्स को स्टडी करें तो अराउंड एज ऑफ नाउ 16.3% जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज से आते हैं. चाइना के केस में 20.5% एक्सपोर्ट्स उसके लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज से आते हैं. मतलब as far as exports are concerned, China is generating more jobs than India, obviously. ठीक है, even in terms of percentage. होना यह चाहिए था कि चाइना ने 30 साल तक अपने लेबर्स को अच्छे से यूटिलाइज किया, तो अभी उसका लेबर इंटेंसिव का जो शेयर है एक्सपोर्ट बास्केट में, उसके एक्सपोर्ट बास्केट में इट शुड हैव बीन लेस देन इंडियाज, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. इंडिया का 16.3% हिस्सा एक्सपोर्ट का लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज से आता है और चाइना के केस में 20.5% हिस्सा. एज फार एज कैपिटल इंटेंसिव कंसर्न तो वो तो ऑब्वियसली चाइना में ज्यादा ही होगा बिकॉज उनकी इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन लेबर इंटेंसिव के मामले में वी आर एट अ लो पोजीशन देन चाइना. ठीक है ना, और इवन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. मैंने जो आपको स्टेटमेंट लिखवाया दैट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन दिस ग्राफ और नॉट. Now what this chapter is trying to say in this segment is कि चाइना के केस में लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की तरफ चाइना का ज्यादा झुकाव था. द बायसनेस ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट एंड चाइनीज इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज टुवर्ड्स लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज. ठीक है, एंड इवन इफ इंडस्ट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कि जहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज्यादा मशीन चाहिए, वहां पे भी
ऐसी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया कि जहां पे लेबर ज्यादा लगे, इवन इन केस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, द इंडस्ट्रीज सच एज द असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, जहां पे डिफरेंट कंपोनेंट्स को असेंबल करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट परचेज करते हैं उसमें लिखा होता है मेड इन चाइना, मतलब इट इज बेसिकली असेंबल्ड इन चाइना, ठीक है ना। तो असेंबलिंग के ऊपर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। तो मतलब उनके केस में व्हेन द टाइम वाज देयर 1980s 1990s 2000, उस दौर में उन्होंने बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे फोकस किया, ठीक है। तो व्हाट वी आर आर्ग्यूइंग इज कि इंडिया का जो फोकस है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हट गया है, हमारा फोकस कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू चेंज दैट, हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए कंपेयर टू कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। जो इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स थी वो मैंने आपको लिखवा दी है। ओके, अब ये भी काफी अच्छी चीज है। अब जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमें कौन सी कंट्रीज पे फोकस करना चाहिए, हाई इनकम कंट्रीज के लो इनकम कंट्रीज, हाई इनकम कंट्रीज के लो इनकम कंट्रीज। अब जब इंडिया अपने एक्सपोर्ट पे फोकस करता है तो उसको फोकस ज्यादा किस पे करना चाहिए, हाई इनकम कंट्रीज के लो इनकम कंट्रीज। अगर हम हाई इनकम कंट्रीज की बात करें तो वहां से ऑब्वियसली पर आइटम जो अमाउंट मिलना है, द रेवेन्यू जनरेटेड, दैट वुड बी हायर, ठीक है। बट हाई इनकम कंट्री में पॉपुलेशन कम होती है इसलिए कंजम्पशन वुड बी लेसर, ठीक है। तो व्हाट क्वांटिटी यू आर एक्सपोर्टिंग टू द हाई इनकम कंट्री वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। यू विल एक्सपोर्ट अ लेसर क्वांटिटी। लेकिन अगर आप लो इनकम कंट्रीज की बात करें तो लो इनकम कंट्रीज में लो वैल्यू एक्सपोर्ट्स होते हैं। मतलब जैसे ये पेन में एक्सपोर्ट कर रहा हूं, अगर ये मैं यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट करता हूं तो आई एम प्राइसिंग दिस पेन एट 1000 रुपीज, एंड वही अगर मैं अफ्रीका में एक्सपोर्ट करता हूं तो आई एम प्राइसिंग दिस पेन एट 200 रुपीज, बिकॉज आई नो कि अफ्रीका इज अ लो इनकम कंट्री, दे कांट पे मी 1000 रुपीज फॉर दिस पेन, ठीक है ना। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर आप हाई इनकम कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो यू कैन कीप द प्राइस हाई ऑफ योर एक्सपोर्ट्स, ठीक है, बट द क्वांटिटी यू एक्सपोर्ट विल बी लोअर। अगर आप लो इनकम कंट्रीज पे फोकस करते हैं तो द क्वांटिटी यू एक्सपोर्ट विल बी हायर बट द प्राइस विल बी लोअर। सो व्हाट शुड वी चूज बिटवीन हाई इनकम कंट्रीज एंड लो इनकम कंट्रीज? इंडिया की हालत ऐसी है अभी कि हाई इनकम कंट्रीज में हमारा जो पेनिट्रेशन है वो कम होता जाता है, कम होता जा रहा है, एंड हाई इनकम कंट्रीज में हमारा जो, सॉरी, लो इनकम कंट्रीज में जो हमारा पेनिट्रेशन है दैट इज राइजिंग। मतलब ईयर आफ्टर ईयर we are exporting more in low income countries and less in high income countries. You can understand this by this chart. एक बार इस चार्ट पे नजर डालते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप फिगर 5A को देखें, अगर इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर कौन कौन है? अगर हम ओईसीडी कंट्रीज की बात करें, ओईसीडी कंट्रीज ऑब्वियसली हाई इनकम कंट्री कैटेगरी में आते हैं, तो उनका शेयर कम हो रहा है, ठीक है। 2000 में वी वर, you can say, exporting 56.3% of our exports to high income countries, that is OECD countries. As of now we are exporting 40.2% of our exports to high income countries, matlab obviously it is decreasing. As far as low income countries are concerned, it is rising. 14.5% था, अभी वो बढ़ के 16.6% हो गया है। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात हो रही है, सॉरी, हाँ, लो इनकम कंट्रीज की बात करें तो इट इज द रेड लाइन, माय मिस्टेक। अगर हम लो इनकम कंट्रीज की बात करें तो 22.4% ऑफ आर एक्सपोर्ट्स वर इन लो इनकम कंट्रीज एट द टाइम ऑफ 2000, और 2018 के अंदर हमारे 38% एक्सपोर्ट्स लो इनकम कंट्रीज में हो रहे हैं। सो द इन्फरेंस विच आई टोल्ड यू, कौन सा इन्फरेंस? कि अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, इट इज यूजफुल इन प्रीलिम्स, स्टेटमेंट फॉर्म में वो लोग आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। लिखिए,
share of high income countries in India's total merchandise exports is declining. Share of high income countries in India's merchandise exports is declining, and that of low income countries is rising. सीधा मतलब यह है कि परसेंटेज टर्म्स में वी आर year by year we are exporting more in low income countries and less in high income countries. We are exporting more in low income countries, sorry, more in high income countries and high in low income countries. अब चाइना के साथ भी सेम हो रहा है, ठीक है, चाइना भी हाई इनकम कंट्रीज में उसके शेयर में ग्रेजुअल रिडक्शन आ रहा है. चाइना भी जो हाई इनकम कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है वो डाउन हो रहा है, 62% था, अभी 50% है, बट उसका फिर भी अभी 50% है, ठीक है. इंडिया इज एट 40% और आने वाले टाइम में कितना कम हो जाएगा वी डोंट नो दैट, ठीक है. सो वी आर आर्ग्यूइंग हियर कि हमें हाई इनकम कंट्रीज में हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे. हाई इनकम कंट्रीज में एक्सपोर्ट बढ़ाने से फायदा क्या होता है कि पर यूनिट यू कैन गेट मोर अमाउंट ऑफ डॉलर्स देन व्हाट यू विल गेट इफ यू एक्सपोर्ट टू लो इनकम कंट्री. सो लो इनकम कंट्रीज को हमें इग्नोर नहीं करना है, बट हाई इनकम कंट्रीज पे हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड फिर से एस्टैब्लिश करना है, ठीक है. आई होप आई एम क्लियर. अब हाई इनकम कंट्री और लो इनकम कंट्री व्हाट दे डिमांड. हाई इनकम कंट्री डिमांड स्पेशलाइजेशन and low income countries generally demand diversification. So as India is day by day becoming good at diversification, हमारे यहाँ multiple kind of industries open हो रही हैं, so इसीलिए हम low income countries में आसानी से penetrate कर पा रहे हैं. लेकिन as far as high income countries हम लोग properly वहां पे penetrate नहीं कर पा रहे हैं. Actually हमारा जो share है वो downward trajectory पे है. It is mainly because of India lack specialization. India lack branding. What high income countries prefer? Brand, ठीक है. इमेजिन करिए त्रिशूर में इंडिया में केरला में टी शर्ट्स बनती हैं, ठीक है. अब वो टी शर्ट्स अगर उसके ऊपर लिवाइस का टैग लग जाता है तो वो टी शर्ट 1500 की बिकती है. अगर लिवाइस का टैग नहीं लगता है तो वही टी शर्ट 100 रुपए की बिकती है, ठीक है. इट मे हैपन कि टी शर्ट की क्वालिटी सेम है, उसकी फिटिंग सेम है, बट अगर वो टी शर्ट पे लिवाइस का टैग नहीं है तो वो 100 रुपए में मिलेगी, और अगर लिवाइस का टैग है, अगर वो एसी शोरूम में मिल रही है तो इट वुड कॉस्ट 1500 रुपीज. अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में हाई इनकम कंट्रीज में एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं तो यू हैव टू क्रिएट योर ओन ब्रांड्स सच एज लिवाइस. आज आप जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स देख रहे हैं, जो क्लोथ्स आप परचेज करते हैं, जो शूज आप परचेज करते हैं, जो कार्स आप परचेज करते हैं, द हाई एंड कार्स, ऑल आर फॉरेन ब्रांड्स, फॉरेन कंपनीज, ठीक है ना. तो अनलेस एंड अनटिल वी क्रिएट आवर ओन ब्रांड्स हम लोग हाई इनकम कंट्रीज में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है. ओके, दिस वन इज नॉट इंपॉर्टेंट, डोंट फोकस टू मच. अब यू माइट परसीव, अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो यू मस्ट बी अवेयर कि एक्सपोर्ट अच्छे होने के पीछे करेंसी रेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है. अगर किसी कंट्री की लोकल करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ने के चांसेस हैं. वी ऑल आर अवेयर कि चाइना जो है वो करेंसी वॉर्स करती है. चाइना ने जानबूझ के अपनी करेंसीज को डेप्रिशिएट करवाया है बहुत बार. तो कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि चाइना की जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है या चाइना की जो एक्सपोर्ट सक्सेस है, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं है. इंडिया की एक्सपोर्ट बहुत कम रही है पिछले 2 डिकेड में, और ये 2 डिकेड वो टाइम स्पेन है जब हमारी एक्सचेंज रेट कंसिस्टेंटली डेप्रिशिएट हुई है, ठीक है.
तो चाइना अगर अपनी डेप्रिशिएटिंग करेंसी से फायदा उठाया है चाइना ने, तो हम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? समझ रहे हैं आप? अगर करेंसी डेप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट पे फायदा मिलता है, अगर आप यही सोचते हैं इन केस ऑफ चाइना, सो व्हाई आरंट वी गेटिंग दैट बेनिफिट इवन इफ आवर करेंसी इज डेप्रिशिएटिंग? ठीक है ना? सो दैट वी हैव टू थिंक अबाउट. सो सिर्फ करेंसी रोल प्ले नहीं करता, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, आगे हम आएंगे उसके ऊपर. बट सिर्फ करेंसी को बताना कि भाई चाइना ने एक्सचेंज रेट वॉर जो प्ले किया है उसकी वजह से उसको फेवरेबल करेंसी हुई है एंड दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड हिज एक्सपोर्ट सक्सेस, ये गलत है. ठीक है, देयर वर अदर रीजंस. सो टाइम आफ्टर टाइम हमने हमारा मार्केट शेयर लूज किया है हाई इनकम कंट्रीज में एंड इंक्रीज किया है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में. ठीक है ना? दैट इज व्हाट वी आर सेइंग सिंस लास्ट 15-20 मिनट्स. और कहीं पे आप ये भी लिख लीजिए अगर लिखना हो तो कि हाई इनकम कंट्री में मार्केट शेयर कैसे गेन किया जा सकता है. इट कैन ओनली बी गेन्ड बाय आइदर बाय नेटवर्क प्रोडक्ट्स, पार्टिसिपेटिंग इन नेटवर्क प्रोडक्ट्स, और बाय क्रिएटिंग आवर ओन ब्रांड्स. ठीक है? या तो आप नेटवर्क प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट कीजिए या आप खुद की ब्रांड्स क्रिएट कीजिए, तभी ये चीज पॉसिबल है. ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है आईफोन 7 का. तो आईफोन 7 की जो वैल्यू चेन है वो यूनाइटेड स्टेट्स से लेके जापान में जाती है, ताइवान में जाती है, कोरिया में जाती है, चाइना में जाती है, यूरोप में जाती है. तो उस आईफोन 7 का अगर $68 यूएस को मिलता है तो $8.4 चाइना को भी मिलता है. इट इज द वैल्यू एडिशन ऑफ चाइना पर आईफोन 7. ठीक है? यू माइट आर्ग्यू कि सर इट इज वेरी लो. इससे क्या मिलेगा अगर हम भी सपोज चाइना की जगह ले लेते हैं और हम आईफोन असेंबल करना शुरू कर देते हैं, हम आईफोन की ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं, तो हमें भी क्या मिलेगा? सिर्फ $8.4. लेकिन ये पर पीस है. इमेजिन यू आर असेंबलिंग मिलियंस ऑफ पीसेस एवरी ईयर. ठीक है? तो पर मिलियन इंटू $8, जस्ट इमेजिन दैट. ठीक है? तो सिर्फ आईफोन की असेंबली करके आप इतना ज्यादा वैल्यू ऐड अपनी इकोनॉमी के अंदर कर सकते हैं. ठीक है? सो इवन पर यूनिट यू आर गेटिंग अ लेसर आउटपुट और लेसर वैल्यू एडिशन इन योर इकोनॉमी. अगर आप हायर क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोसेस करते हैं अपनी कंट्री में, अपनी इकोनॉमी में, तो जो अल्टीमेटली टोटल या क्यूमुलेटिव आप वैल्यू ऐड करेंगे अपनी इकोनॉमी के अंदर, इट वुड बी मच हायर एंड दैट इज व्हाट वी शुड स्ट्राइव फॉर. ठीक है ना? अब ये, हाँ, ये भी हो सकता है कि यूएस एक आईफोन का $68 ले जाता है. ठीक है? ये वैल्यू एडिशन है ना. वैल्यू एडिशन मतलब प्रॉफिट. एक आईफोन जब बिकता है तो यूएस को $68 मिलते हैं, ये मतलब है यहाँ पे. ये जो यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है वैल्यू एडिशन का, यूएस को $68 मिलते हैं पर आईफोन. आप कह सकते हैं कि सर इंडिया यूएस की जगह ले सकता है, बट ऐसा करने के लिए हमें उस जगह पे उसके लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है, जो इनोवेशन करना पड़ता है, वो सब उसके ऊपर स्पेंड करना पड़ता है. ठीक है ना? इट इज नॉट इजी टू अचीव. तो जब जब तक हमारे पास एप्पल जैसी ब्रांड नहीं आ जाती कि भाई इंडिया की लोकल ब्रांड एप्पल के लेवल की हो गई है, तब तक हमें एप्पल को असेंबल करके ही हमारा काम चलाना पड़ेगा. ठीक है ना? तो वी हैव टू वर्क साइमल्टेनियसली ऑन टू फ्रंट्स. पहला फ्रंट है कि नेटवर्क प्रोडक्ट पे फोकस करिए. जैसे आईफोन 7 है तो आईफोन 7 पे फोकस करिए, उसको असेंबलिंग पे फोकस करिए. और अगर उसकी असेंबलिंग चाइना की जगह इंडिया को मिल जाती है तो जो चाइना आज $8.4 पर आईफोन कमा रहा है वो इंडिया कमाएगा. ठीक है ना? और दूसरा, क्रिएट योर ओन ब्रांड्स सो दैट यू कैन रीच एट अ पोजिशन वेयर यूएस इज. ठीक है ना? अब कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो लेबर इंटेंसिव भी है और साथ साथ में हमारे एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ा सकती है? उसके लिए हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, क्लोथिंग इंडस्ट्रीज है, फुटवेयर इंडस्ट्रीज है एंड टॉयज इंडस्ट्रीज है. ये चारों के नाम आप एज इट इज अपने नोट्स में लिख लीजिए.
आप क्या लिखिए, आप मैं जो लाइन लिखवा रहा हूं ना, आप वो लिखिए कि देयर लाइज अनएक्सप्लॉइटेड एक्सपोर्ट पोटेंशियल, देयर लाइज unexploited export potential in India's traditional unskilled labor intensive industries such as textiles, clothing, footwear and toys. ठीक है, तो ये चार इंडस्ट्रीज में पोटेंशियल लाई करता है। एंड एक और काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज है जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से आप वहां पे लिख लीजिए, असेंबली ऑफ नेटवर्क प्रोडक्ट्स, असेंबली ऑफ नेटवर्क प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आईफोन, तो आईफोन के अलग अलग पार्ट्स हम लोग इंपोर्ट करेंगे, फिर इंडिया में असेंबल कर देंगे, असेंबली ऑफ नेटवर्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो ये दो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं कि जिनका पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और हम वहां पे काफी अच्छा काम कर सकते हैं। अब एक और चीज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ग्लोबल वैल्यू चेन जो होती है ना, उस वैल्यू चेन में एक नोड होता है उस वैल्यू चेन का, ब्रांडिंग, डिजाइनिंग, ठीक है, एंड मार्केटिंग, ये हाई वैल्यू जोन होता है। ठीक है, और दूसरा होता है मेनली असेंबली जोन और मैन्युफैक्चरिंग जोन। ठीक है, असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लो वैल्यू एडिशन जोन होता है। अगर आप इस जोन में काम कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे जो वैल्यू एड होगी ना वो कम होगी, लेकिन अगर आप इस जोन में काम कर रहे हैं कि जहां पे आप डिजाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, इन सब पे फोकस करते हैं ना, तो ये हाई वैल्यू जोन होता है। यूएस आज इस पोजीशन पे क्यों है? क्योंकि यूएस ये हाई वैल्यू जोन पे फोकस करता है, और इवन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज ये हमेशा से इस हाई वैल्यू जोन पे फोकस करते हैं। तो हम भी अगर इस हाई वैल्यू जोन पे फोकस करना शुरू कर दें तो वी कैन ऑल्सो बी एट देयर पोजिशन। वॉट यू वॉन्ट मी टू रिपीट? जिन्होंने भी ये चैट में लिखा है रिपीट सर, क्या लिखना है, क्या रिपीट करूं मैं? मैन्युफैक्चरिंग वाला, ओके, द फोर इंडस्ट्रीज। अगर फोर इंडस्ट्रीज की बात करें तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है? सो टेक्सटाइल, फुटवेयर, टेक्सटाइल, फुटवेयर, टॉयज एंड क्लोथिंग, टेक्सटाइल, फुटवेयर, टॉयज एंड क्लोथिंग, ये चार इंडस्ट्रीज। ओके, और मैंने लास्ट में बोला था कि असेंबली, इन असेंबली ऑफ नेटवर्क प्रोडक्ट्स, दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज फार एज जॉब क्रिएशन इज कंसर्न अलॉन्ग विथ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, सो एक्सपोर्ट के साथ जॉब क्रिएशन अगर कंबाइन करना है तो वी हैव टू फोकस ऑन फोर इंडस्ट्रीज। पहली टॉयज, टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग एंड फुटवेयर। ठीक है, इन चार इंडस्ट्री फोकस करना है। अलॉन्ग विद दैट हमें फोकस करना है असेंबली ऑफ नेटवर्क प्रोडक्ट्स। ओके, वो हाई वैल्यू जोन, लो वैल्यू जोन का अगर आपको रिपीट चाहिए तो ग्लोबल वैल्यू चेन में एक एरिया होता है हाई वैल्यू जोन, जहां पे डिजाइनिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग की जाती है। इमेजिन करिए आईफोन, तो आईफोन का जो आइडिया है वो हाई वैल्यू जोन में है। आईफोन की मार्केटिंग कि वाई आईफोन इज बेस्ट, दैट इज हाई वैल्यू जोन। आईफोन की डिजाइनिंग, हाई वैल्यू जोन। लेकिन आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग, उसका असेंबली, वो लो वैल्यू जोन है। ठीक है,
इंडिया हाई वैल्यू जोन में भी काम कर सकता है, लो वैल्यू में भी काम कर सकता है अभी, लेकिन हाई वैल्यू के लिए वी रिक्वायर हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड पॉलिसी एनवायरमेंट, तो उसके लिए अभी टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट वी कैन पार्टिसिपेट इन लो वैल्यू जोन। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, among major Asian countries, among major Asian countries, India and Indonesia, India and Indonesia are the only ones, India and Indonesia are the only ones with a trade deficit in network products, trade deficit in network products। इसका मतलब क्या है कि जो नेटवर्क प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। होना एक्चुअली उल्टा चाहिए, ठीक है ना। अगर इंडिया में असेंबली होती उन नेटवर्क प्रोडक्ट्स की, इमेजिन करिए एक आईफोन है, अगर इंडिया में असेंबल होता तो वो आईफोन के सारे कंपोनेंट मिला के हम लोग $60 के आसपास इंपोर्ट करते, और जब एक्सपोर्ट करते तो उसकी वैल्यू होती $70। तो मतलब $10 का वैल्यू एडिशन कहां पे होता है, इंडिया में। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी जो असेंबल्ड प्रोडक्ट्स हैं या जो नेटवर्क प्रोडक्ट्स हैं, वो नेटवर्क प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। सो इट इज अ बैड फॉर अस। मेजर एशियन इकोनॉमीज में इंडिया एंड इंडोनेशिया ही दोनों ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे नेटवर्क प्रोडक्ट्स के मामले में ट्रेड डेफिसिट एग्जिस्ट करती है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया। एक और पॉइंट लिख लीजिए वहीं पे आगे फुल स्टॉप करके, शेयर ऑफ नेटवर्क प्रोडक्ट्स इन इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बास्केट इज वेरी लो। शेयर ऑफ नेटवर्क प्रोडक्ट्स in India's merchandise export basket is very low। अब देखिए जापान का केस देखिए, जापान 50% के आसपास नेटवर्क प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, कोरिया 50%, वियतनाम 47%, चाइना 52%, इंडिया सिर्फ 10%। ठीक है ना। और मेनली ये चाइना, वियतनाम और कोरिया, ये तीन ऐसी कंट्रीज हैं जो आज से 40 साल पहले इंडिया के पैरेलल थी, लेकिन आज वो इंडिया से बहुत आगे निकल गई। तो उसके पीछे मेन रीजन है नेटवर्क प्रोडक्ट्स। तो अगर हम ये नेटवर्क प्रोडक्ट्स पे फोकस करें तो हम भी उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। ठीक है ना। ओके। अब वो नेटवर्क प्रोडक्ट्स के मामले में एक अच्छी न्यूज है हमारे लिए, और वो अच्छी न्यूज क्या है, that India has toppled Vietnam to become the second largest manufacturer of mobile phones globally after China। ठीक है, write down that point। India toppled Vietnam to become the second largest manufacturer of mobile phones globally। क्या लिखा हमने, इंडिया हैज टॉपल्ड वियतनाम टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन्स ग्रोइंग मोबाइल फोन्स ग्लोबली आफ्टर चाइना इन 2018 सॉरी। और करंटली हमारा शेयर कितना है, 11%। सो वर्ल्ड के 11% मोबाइल कहां पे मैन्युफैक्चर होते हैं, इंडिया में। अब ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि इंडिया असेंबलिंग के सेक्टर में
तेजी से अपने फुटप्रिंट एक्सपेंड कर रहा है। ये पता ऐसे लगाया जा सकता है कि अगर आप फाइनल प्रोडक्ट का इंपोर्ट कम कर रहे हैं और पार्ट्स का इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, रिमेंबर माय वर्ड्स, अगर आप फाइनल प्रोडक्ट का इंपोर्ट कम कर रहे हैं और पार्ट्स का इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यू आर गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स असेंबली। टेलीकॉम के केस में इंडिया में ऐसा ही हो रहा है, ईयर आफ्टर ईयर टेलीकॉम हैंडसेट इंडिया में जो इंपोर्ट होते हैं वो कम हो रहे हैं, एंड टेलीकॉम पार्ट्स जो इंपोर्ट होते हैं वो बढ़ रहे हैं। पार्ट्स बढ़ने से क्या मालूम चल रहा है कि वो पार्ट्स जब इंडिया में अराइव करेंगे तो दे विल गेट असेंबल्ड एंड वो फाइनल टेलीकॉम हैंडसेट बन जाएगा। ठीक है, तो हमें पार्ट्स या कंपोनेंट्स का इंपोर्ट ज्यादा करना है और फाइनल प्रोडक्ट्स का शेप इंडिया में ही देना है। दैट इज व्हाट असेंबली इन नेटवर्क प्रोडक्ट्स इज ऑल अबाउट। ठीक है, सो नेक्स्ट सेगमेंट जो है इस चैप्टर का, दैट इज कि आर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स रियली बेनिफिशियल। अब ये जो है इसके पीछे इन्होंने मिक्स आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स इस पर्टिकुलर सेक्शन में इन्होंने प्रेजेंट किए हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट्स आर बेनिफिशियल, कुछ सेक्शन में इन्होंने लिखा है कि ट्रेड एग्रीमेंट्स आर नॉट बेनिफिशियल। ठीक है, सो आई विल टॉक अबाउट बोथ विथ यू। Okay, so basically, whether trade agreements have benefited us or not, it can be seen in two ways. एक तरीका है देखने का कि ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के बाद ट्रेड डेफिसिट इंडिया की बढ़ी है या कम हुई है उस कंट्री के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया एंड चाइना ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का मतलब क्या है कि इंडिया चाइना को जो एक्सपोर्ट करता है या वहां से जो इंपोर्ट करता है, इट विल गेट लिबरलाइज, मतलब आसानी से कर पाएगा, और चाइना इंडिया को जो एक्सपोर्ट करता है, इंडिया से जो इंपोर्ट करता है, वो आसानी से कर पाएगा। ठीक है, सो ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये है कि ट्रेड रिलेशंस विल गेट अ बूस्ट। ठीक है ना, तो ट्रेडिंग बढ़ेगी दो कंट्रीज में। या अगर वो मल्टी पार्टनर एग्रीमेंट है तो, या मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, तो उसके अंदर मल्टीपल कंट्रीज एक साथ बैठ के साइन करती है और उसके अंदर वो सारी कंट्रीज आपस में ये प्रॉमिस करती है अकॉर्डिंग टू दैट एग्रीमेंट कि हम लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं इंटर कंट्री, हम उसको आसान बनाएंगे। ठीक है, आसान कैसे बनाया जाता है? मेनली जो टैरिफ्स हैं, कस्टम ड्यूटीज, उसको कम किया जाता है एंड रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया जाता है। सो एक तरीका ये ट्रेड एग्रीमेंट सक्सेसफुल है कि नहीं है देखने का ये है कि वेदर ट्रेड डेफिसिट हैज डिक्रीज्ड और नॉट आफ्टर साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का गैप। अगर इंडिया चाइना एग्रीमेंट साइन करते हैं, एग्रीमेंट साइन करने से पहले इंडिया वॉज इंपोर्टिंग 100 रुपीज ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना एंड एक्सपोर्टिंग 60 रुपीज ऑफ गुड्स टू चाइना, तो ट्रेड डेफिसिट कितना है? 40 रुपए का। अगर ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद का सिनारियो देखें तो इंडिया इज इंपोर्टिंग 1000 रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम चाइना एंड एक्सपोर्टिंग 700 रुपीज वर्थ ऑफ गुड्स टू चाइना, तो ट्रेड डेफिसिट कितनी हुई? 300। ठीक है, सो एग्रीमेंट साइन करने से पहले ट्रेड डेफिसिट वाज जस्ट 40, एग्रीमेंट साइन करने के बाद ट्रेड डेफिसिट इज 300। सो प्राइमा फेसी इट सीम्स कि ट्रेड एग्रीमेंट हैज नॉट हेल्प्ड इंडिया, मतलब इट हैज नॉट वर्कड आउट टू बी इन इंडियाज फेवर।
अब ट्रेड एग्रीमेंट जब भी साइन होता है ना, तो तब दो कंट्री आपस में कुछ प्रोमिसेस करते हैं कि हम ट्रेड को लिबरलाइज करेंगे। ठीक है, आपके यहाँ से जो गुड्स आते हैं उसको मैं आसानी से आने दूंगा, और मेरे यहाँ से जो गुड्स आपके पास आएंगे आप उसको आसानी से वहां पे आने देंगे। दैट इज व्हाट ट्रेड एग्रीमेंट इज ऑल अबाउट। अब कोई ना कोई एक कंट्री तो उसमें विनर होगा और कोई एक कंट्री उसमें लूजर होगा। इट इज नॉट अ पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल कि आप बोले कि भाई दोनों बेनिफिशियरी रहे। कैसे पॉसिबल है? अगर हम इंडिया और चाइना का वो एग्जांपल देख रहे हैं, तो इंडिया इज एट अ लूजिंग एंड, तो दैट मींस चाइना इज एट अ गेनिंग एंड। चाइना इज एक्सपोर्टिंग मोर आफ्टर ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है ना। बट ये बहुत नैरो पर्सपेक्टिव है। जब आप ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा या नुकसान हुआ उसको उस लेंस से देखते हैं, जिसमें आप ये चेक करते हैं कि वेदर आर ट्रेड डेफिसिट विद दैट कंट्री हैज गॉन अप और गॉन डाउन। when you are seeing the agreement with that lens, तो आप injustice कर रहे हैं। You are taking the mercantilist way of evaluating the gain from trade। ठीक है, नैरो पर्सपेक्टिव। ठीक है, ब्रॉड पर्सपेक्टिव क्या है? ब्रॉड पर्सपेक्टिव ये है कि आप ये चेक करिए कि एग्रीमेंट साइन होने से पहले हमारा ट्रेड वर्ल्ड के साथ कैसा था। ऐसा हो सकता है ना कि आप चाइना के साथ, अगर इंडिया और चाइना का केस देखें, तो इंपोर्ट हम लोग ज्यादा कर रहे हैं आफ्टर साइनिंग ट्रेड एग्रीमेंट, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ठीक है, सो ट्रेड डेफिसिट हैज वाइडन, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हम जो चीजें चाइना से इंपोर्ट करते हैं उसको इंडिया में प्रोसेस करके यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। या अगर 4-5 साल 10 साल डाउन द लाइन देखें, तो हम लोग ग्लोबल वैल्यू चेन में वो हाई एंड की तरफ जा रहे हैं, जहां पे हाई वैल्यू ऐड की जाती है, हम उस तरफ जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिया के अंदर बढ़ रही है बिकॉज ऑफ दैट इंपोर्ट। ऐसा भी हो सकता है कि पर कैपिटा इनकम इंडियंस की बढ़ रही है आफ्टर द साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है ना। अगर आप नैरो पर्सपेक्टिव लेते हैं तो आप सिर्फ देखते हैं कि भाई इंडिया के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैसे हो रहे हैं बिफोर द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट एंड आफ्टर द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। इट इज जस्ट अ नैरो व्यू पॉइंट। what you have to see is you have to look towards the cumulative effect, cumulative effect of trade agreement, all the trade agreements combined। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इंडिया चाइना का ट्रेड एग्रीमेंट आपने साइन किया, तो उससे इंडिया के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है, इंडिया के इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। अगर इंडिया यूएस का एग्रीमेंट देखें तो उसमें इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहा है टू यूएस एंड इंपोर्ट कम कर रहा है, तो इंडिया यूएस के केस में इट इज बेनिफिशियल, इंडिया चाइना के केस में इट इज नॉट बेनिफिशियल। लेकिन अगर आप क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखें तो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैव बीन बेनिफिशियल। आप यहां पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ओवरऑल एनालिसिस ये सजेस्ट करता है कि एज फार एज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न, ओनली 4 एग्रीमेंट्स हैज टर्न आउट टू बी पॉजिटिव। और वो है, एक एग्रीमेंट हमने साइन किया था मर्कोजोर के साथ। मर्कोजोर बेसिकली कुछ नहीं है, इट इज सिंडिकेट ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज। एक एग्रीमेंट हमने साइन किया था नेपाल के साथ, एक सिंगापुर के साथ और एक चील के साथ। सो चिले, नेपाल, सिंगापुर एंड मर्कोजर, इन 4 कंट्री के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किया, दैट हैज टर्न्ड आउट टू बी पॉजिटिव। एज फार एज मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स आर कंसर्न, तो उसमें 8 आउट ऑफ 14 ट्रेड एग्रीमेंट्स हैव बीन सक्सेसफुल। ठीक है, तो 8 एग्रीमेंट सक्सेसफुल हुए हैं और बाकी के 6 एग्रीमेंट हमें नेट इफेक्ट उसका नेगेटिव दिख रहा है। सो आपको कौन से लेंस से देखना है कि वेदर दैट एग्रीमेंट हैज बीन सक्सेसफुल और नॉट। आपको ये देखना है कि एग्रीमेंट साइन होने के बाद इंपोर्ट्स भी बड़े होंगे आपके, एग्रीमेंट साइन होने के बाद एक्सपोर्ट भी बड़े होंगे। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट जिस रेट से बढ़े हैं
that rate is higher than the rate of increase in import, then you can say कि that agreement is somewhat successful. ठीक है, और अगर इंपोर्ट जिस रेट से बढ़े हैं, then the rate of increase in export, if that rate of import increase is higher, that means that agreement has not been successful. तो अगर increase of export rate is higher than increase of import, agreement successful. then और अगर उसका फ्लिप साइड क्या है कि अगर रेट ऑफ इंपोर्ट इंक्रीज इज हायर देन रेट ऑफ एक्सपोर्ट इंक्रीज, तो दैट एग्रीमेंट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल. ठीक है, तो हमने अभी तक जो भी एग्रीमेंट साइन किए हैं, दे हैव रिमेन्ड मिक्स बैगेज. कुछ एग्रीमेंट सक्सेसफुल हुए हैं और कुछ एग्रीमेंट नॉन सक्सेसफुल होते हुए हमें दिख रहे हैं. एंड ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल आइडिया, क्यूमुलेटिव आइडिया, सो ओवरऑल आइडिया ये कहता है कि 0.7% इंक्रीज हुआ है ट्रेड सरप्लस में पर ईयर इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, एंड 2.3% हुआ है इन केस ऑफ मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स. सी, मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में फर्क क्या होता है? जनरली जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उनको दूसरी कंट्री में भेजते हैं, सो दे आर अ रॉ मटेरियल फॉर अदर कंट्रीज. ठीक है, सो दे आर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स. एंड मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स क्या होता है? मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स आर मेनली फॉर रिटेल ट्रेड. ठीक है ना, अ फाइनल प्रोडक्ट काइंड ऑफ. तो एज फार एज मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स आर कंसर्न्ड, 2.3% बेनिफिट हुआ है हमें. एंड एज फार एज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आर कंसर्न्ड, 0.7% का बेनिफिट हुआ है. सो ओवरऑल इट इज बेनिफिशियल.